हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आई पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि ऑलरेडी नीट में आए हुए हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अ वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A is hanging from a fixed support. The length of wire changes to L1 when mass m is suspended from its free end. तो हमें बताना है कि उसके यंग्स मॉडुलस का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो हम जानते हैं यंग्स मॉडुलस इज गिवन बाय स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यानी कि F बाई ए डिवाइडेड बाय डेल्टा L बाय L। तो जो F है वो कितना हो जाएगा mg वेट के बराबर डिवाइडेड बाय ए एरिया, ठीक है। फिर डेल्टा L चेंज इन लेंथ कितना होगा L1 माइनस L डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इतना, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस के लिए जो एक्सप्रेशन है वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी के बराबर। गॉट इट। इस क्वेश्चन में दे रखा है द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आर ड्रॉन फॉर टू डिफरेंट मटेरियल्स X एंड Y. It is observed that the ultimate strength point and the fracture point are close to each other for material X but are far apart for material Y. हमें बताना है कि X और Y जो है वो इनमें से क्या होंगे, प्लास्टिक होंगे, डक्टाइल होंगे, ब्रिटल होंगे, क्या होंगे। तो आपको ये याद रखना है कि अगर अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट पास पास हैं, हाँ, अगर ये क्लोज हैं तो जो मटेरियल है वो ब्रिटल होगा, ठीक है। और अगर अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच में गैप है, ये दूर दूर हैं, तो जो मटेरियल है वो डक्टाइल होगा। ओके, तो जो X है वो क्या होगा, ब्रिटल, और Y क्या होगा, डक्टाइल। तो इसका आंसर आ जाएगा ब्रिटल एंड डक्टाइल, यानी कि ऑप्शन सी। ओके। थर्ड क्वेश्चन, टू वायर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब यंग मॉडुलस सेम है, इनकी वॉल्यूम भी सेम है। द फर्स्ट वायर हैज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड सेकेंड हैज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया 3A। ओके, और यंग्स मॉडुलस सेम है और वॉल्यूम सेम है। If the length of first wire is increased by delta L on applying force F, how much force is needed to stretch the second wire by the same amount? अपने को जो दूसरी वायर है उसको भी सेम अमाउंट से स्ट्रेच करना है। हमें बताना है कि इसमें जो फोर्स चाहिए वो कितनी लगेगी। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को जब भी आपको करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि दोनों के भाई यंग मॉडुलस जो हैं वो सेम है ना। दो वायर हैं, वायर 1 वायर 2, दोनों के जो यंग्स मॉडुलस हैं वो इक्वल हैं। अब यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, F बाई ए डेल्टा L बाई L, ठीक है। पहली वायर के लिए दिस इज इक्वल टू FL बाई ए डेल्टा L फॉर सेकेंड वायर। अब यहाँ पे क्या क्या सेम दे रखा है वो देख लो। F1 तो हमें दे रखा है F, ओरिजिनल लेंथ इनकी हमें कुछ दे नहीं रखी, लेकिन वॉल्यूम इन दोनों की सेम दे रखी है, तो हम लेंथ को वॉल्यूम और एरिया की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब हम जानते हैं कि एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, तो लेंथ को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो L1 को क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम अपॉन एरिया, ठीक है। यहाँ पे एरिया का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक एरिया यहाँ से आ गया और एक एरिया यहाँ पहले से है। अब पहले वाले के केस में एरिया दे रखा है A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, डेल्टा L इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। फिर दूसरी वायर के लिए अब F मुझे नहीं पता, L2 की जगह आएगा वॉल्यूम बाय एरिया, तो वॉल्यूम तो V है और एरिया कितना है इसका 3A, तो A2 भी कितना है 3A, तो 3A का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 9A स्क्वायर इंटू एक्सटेंशन हमें सेम चाहिए। अब कैंसिलेशन करो तो VA स्क्वायर डेल्टा L ये सब कैंसिल होगा, तो F डैश मेरे पास आ जाएगा 9F, यानी कि हमें कितनी फोर्स चाहिए, 9F टाइम्स फोर्स चाहिए।
ओके, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास। ओके, तो यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास। टू वायर ऑफ सेम लेंथ, इनकी जो लेंथ है वो सेम है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ओके, इफ वी वांट द लोअर एंड ऑफ वायर टू बी एट द सेम लेवल, देन द वेट एडेड टू द स्टील एंड ब्रास वायर मस्ट बी इन द रेशियो ऑफ। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि भाई दो वायर हैं हमारे पास, एक स्टील की एक ब्रास की, ठीक है। अब क्या है, दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल है, एल और एल, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो भी इक्वल है। तो इन दोनों पर हम कितना कितना वेट जो है वो सस्पेंड करें ताकि एक्सटेंड होने के बाद ये दोनों का जो लोअर लेवल है वो भी सेम आए, ठीक है। यानी कि बेसिकली हमसे क्या पूछा गया है, जो इन दोनों पर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगी वो कितनी लगनी चाहिए, उसका रेशो चाहिए, ताकि जो इनमें डेल्टा एल है वो सेम हो। ओके, क्योंकि ऑलरेडी सेम लेवल पर है, एक्सटेंशन के बाद भी हम चाहते हैं कि दोनों सेम लेवल पर रहें। तो डेल्टा एल दोनों में सेम है, ठीक है। इस पर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स मान लो एफ एस लग रही है और इस पर एफ बी लग रही है। अब हम जानते हैं यंग मॉडुलस के बीच में रिलेशन दे रखा है हमें, वाई एस इक्वल टू 2 π b। यंग मॉडुलस का रिलेशन लगा लो, क्या होगा, एफ एल बाई ए डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल बाई ए डेल्टा एल। यहाँ पे फोर्सेस जो है वो अलग अलग हैं, डिफॉर्मिंग फोर्सेस अलग अलग लगेंगी, बाकी लेंथ सेम है, एरिया सेम है, डेल्टा एल सेम है, ठीक है। और ये यहाँ से 2 आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो बाकी सब तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा एफ एस अपॉन एफ बी इज इक्वल टू 2/1। तो स्टील और ब्रास पर लगने वाले जो वेट्स की रेशियो है वो इस तरह से होनी चाहिए, 2:1। ओके, आगे, कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम V इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ L। तो एक कॉपर है, कॉपर का पीस होगा जिसकी फिक्स्ड वॉल्यूम V है, लेंथ उसकी L है, उसको जिस वायर में ड्रॉ किया गया उसकी लेंथ L है। व्हेन दिस वायर इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स F, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इज डेल्टा L। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, तो देखो बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं कि जो कॉपर वायर है उसका यंग्स मॉडुलस होगा y इक्वल टू एफ एल बाय ए डेल्टा एल, ठीक है। अब यंग्स मॉडुलस जो भी होगा कॉपर वायर का वो डेफिनेटली कांस्टेंट होगा। अच्छा, एरिया जो है उसके बारे में हमें कुछ दे नहीं रखा, लेकिन हमें वॉल्यूम दे रखी है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मैं एरिया को वॉल्यूम की फॉर्म में लिख लेती हूँ। तो एरिया को हम कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम बाय लेंथ। तो ये L² आ जाएगा और यहाँ पे डेल्टा एल आ जाएगा। अब पूछा कौन सा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा, तो हम देख सकते हैं कि यंग मॉडुलस कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स लगाई गई है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि L² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, यानी कि L² और डेल्टा एल के बीच में जो भी ग्राफ होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ रहा है, ये वाला ऑप्शन बी, ठीक है। डेल्टा एल वर्सेस L² का जो भी ग्राफ होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ओके, समझ में आया? क्योंकि देखो जब भी हमारे पास y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x या y इक्वल टू kx ऐसा ग्राफ, ऐसी इक्वेशन आती है तो उसका जो ग्राफ बनता है दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पर ऐसा आ रहा है हमारे पास, इसीलिए जो ये टर्म L² और डेल्टा एल है उनके बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। The following 4 wires are made up of same material. Which of these will have the largest extension when the same tension is applied? तो सेम मटेरियल है यानी कि यंग मॉडुलस सेम होगा। हमसे पूछा गया है कि
सेम टेंशन लगाने पर लार्जेस्ट एक्सटेंशन किस में होगा। तो यंग मॉडुलस का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, FL/A डेल्टा L। अब इन सब के लिए y सेम है, ठीक है, इन पे सेम टेंशन लगाई गई है यानी कि F सेम है, और डेल्टा L हमें इनके कंपेयर करने हैं। यंग्स मॉडुलस और टेंशन कॉमन होने की वजह से जो डेल्टा L होगा उसका डिपेंडेंस होगा किस पर, सिर्फ L और A पर, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ये जो डेल्टा L है वो किसके लिए सबसे ज़्यादा होगा, जिसके लिए L/A की रेशो जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। अच्छा, अब यहाँ पे डायमीटर दे रखा है तो हम जानते हैं एरिया इज़ πd²/4, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा, क्योंकि पाई और 4 जो है वो कांस्टेंट है तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, L/d²। मैं रिपीट कर रही हूँ, एरिया होगा πd²/4, क्यों, क्योंकि एरिया होता है πr², ठीक है, और r क्या होता है, d/2, डायमीटर बाय 2। तो एरिया हो जाएगा πd²/4। डेल्टा एल का जो डेल्टा एल जो है उसको अगर हम कंपैरिजन उसका करना चाहते हैं चारों वायर के लिए तो हमें ये रेशो फाइंड कर लेना है सबके लिए, ओके। तो हम सबके लिए रेशो फाइंड कर लेते हैं। डायामीटर के यूनिट्स और लेंथ के यूनिट्स अलग होने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन चारों में डायामीटर के यूनिट सेम है और इन सब में लेंथ के यूनिट सेम है, तो आप डायरेक्टली बस जो भी दे रखा है उससे रेशो निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहले केस में रेशो आएगा 100/1 का स्क्वायर यानी कि 100। दूसरे केस में रेशो आ रहा है 200/2 का स्क्वायर यानी कि 200/4, 50। तीसरे केस में रेशो आ रहा है 300/3 का स्क्वायर यानी कि 300/9, तो ये हो जाएगा 100/3 अप्रॉक्सीमेटली 33.3, और डी ऑप्शन हो जाएगा 50/0.5 का स्क्वायर। 0.5 का स्क्वायर कितना हो गया, 0.25, तो ये हो गया 50 × 4, 200, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, ओके, क्योंकि डी के लिए ये सबसे ज़्यादा आ रही है रेशो, तो इसके लिए डेल्टा एल की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। अब इफ़ द रेशियो ऑफ डायमीटर, लेंथ एंड यंग मॉडुलस ऑफ स्टील एंड कॉपर वायर शोन इन द फिगर आर P, Q एंड S रिस्पेक्टिवली, तो जो रेशोज़ हैं वो हमें दे रखे हैं, DS/DC इज़ P, LS/LC इज़ Q, YS/YC इज़ S। तो हमसे पूछा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग रेशो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ क्या होगा, ओके। तो यहाँ पर हमको बेसिकली डेल्टा एल के रेशो निकालने हैं, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, F=FL/A डेल्टा एल, ठीक है। पर क्योंकि हमें डायमीटर का रेशो दे रखा है तो एरिया की जगह हम क्या लिख सकते हैं, πd²/4, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब हमें देखो y के रेशो दे रखे हैं, l के रेशो दे रखे हैं और डायमीटर के रेशो दे रखे हैं। डेल्टा l का रेशो हमसे पूछा है, तो जो अभी हमें नहीं दे रखा है वो इन दोनों के लिए वो है f। अब f मतलब कि इनके ऊपर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स कितनी लग रही है, ठीक है। तो बेसिकली हमें इन दोनों के ऊपर लगने वाली जो नेट टेंशन स्टील और कॉपर के ऊपर वो निकालनी है। अब कॉपर वायर पे नेट टेंशन जो है वो कितनी लगेगी, देखो यहाँ पर ये वेट लगेगा 5 mg और यहाँ पे टेंशन आएगी मेरे पास लेट से T1, ठीक है। T1 इसको TC भी लिख सकते हो आप, कॉपर वायर की टेंशन। यहाँ पर ये TC लग रहा है, इसका नीचे वेट लग रहा है 2 mg और ऊपर स्टील वायर की टेंशन है TS। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि TC तो 5 mg के बराबर होगा और TS जो है वो 2 mg प्लस TC के बराबर होगा, तो यानी कि TS की वैल्यू आ जाएगी 7 mg।
ठीक है। तो ये बेसिकली एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेस आगे जो इनके ऊपर लग रही हैं, वायर्स के ऊपर लग रही हैं, या फिर आप कह सकते हो कि ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस हैं। ठीक है, तो अब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं यंग्स मॉडुलस वाला इन दोनों के लिए। ठीक है, हमें डेल्टा एल का रेशो चाहिए, तो डेल्टा एल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 4, एफ की जगह मैं टी लिख लेती हूँ, एल बाय पाई डी स्क्वायर वाई। अब इन दोनों के लिए हमें कंपेयर करना है, तो डेल्टा एल एस बाय डेल्टा एल सी को हम लिखेंगे, मैं 4 और पाई को अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि वो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे, मैं सीधा लिख रही हूँ टी एस एल एस डिवाइडेड बाय डी एस स्क्वायर वाई एस, और नीचे आ जाएगा टी सी एल सी डी सी स्क्वायर वाई सी। ठीक है, अब टी एस जो है दैट इज़ 7 mg। ठीक है, एल एस और एल सी का जो रेशो है वो दे रखा है क्यू, तो फिर डी सी और डी एस का जो रेशो है वो दे रखा है पी, तो डी एस बाई डी सी पी है, इसका मतलब डी सी बाई डी एस हो जाएगा 1/p और उसका स्क्वायर करना है। फिर वाई सी बाई वाई एस 1/s हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसके लिए लिख लिया, इसके लिए लिख लिया, इसके लिए, इसके लिए। अब बचा टी सी, टी सी कितना दे रखा है 5 mg। ठीक है, तो ये कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7/5 Q बाय पी स्क्वायर एस, तो ये हमारा आंसर होगा 7Q/5 पी स्क्वायर एस। ओके, तो आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन सी। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। 2 वायर्स ए एंड बी आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, यानी कि सेम यंग मॉडुलस, लेंथ का रेशो दे रखा है, डायमीटर का रेशो दे रखा है, दे आर पुल्ड बाय सेम फोर्स, देन इंक्रीज इन लेंथ विल बी इन द रेशो। अगेन सेम वही पुराना फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो अभी पीछे यूज़ किया था डेल्टा एल का, जो कि कितना था 4 TL बाय पाई डी स्क्वायर वाई, तो 4 FL बाय पाई डी स्क्वायर वाई, ये हम यूज़ कर सकते हैं इन दोनों वायर्स के लिए। तो डेल्टा L1 बाय डेल्टा L2 क्या हो जाएगा F1 बाय F2, L1 बाय L2 D2 बाय D1 का स्क्वायर Y2 बाय Y1। ओके, अब क्या क्या दे रखा है देखो, सेम फोर्स से पुल किया यानी कि ये कैंसिल हो गए, लेंथ का रेशो दे रखा है 1/2, D2 बाई D1, डायमीटर का रेशो दे रखा है 2:1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1/2। यंग मॉडुलस सेम है, तो अपने पास आ जाएगा आंसर 1/8। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। When a block of mass m is suspended by a long wire of length L, the length of wire becomes L plus small l. Elastic potential energy stored is, तो elastic potential energy stored in a wire which is extended due to its own weight, या फिर which has been attached with a block of mass m is given by। तो इस क्वेश्चन में हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर जो हो जाती है वायर में उसका। तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसके लिए फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रेस इसके ऊपर हो जाएगा जो फोर्स लग रही है वो, डिवाइडेड बाय इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको अभी हम ए लिख लेते हैं। स्ट्रेन लगेगा डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ जो कि कितनी है स्मॉल एल के बराबर, बाय ओरिजिनल लेंथ एल इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब हमें एरिया और वॉल्यूम को किसी तरह से एलिमिनेट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया की जगह हम लिख सकते हैं वॉल्यूम बाय लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे v और v कैंसिल हो गए, l और l कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर आ गया mgl/2।
गॉट इट? तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। बल्क मॉडुलस ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी, इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म प्रेशर पी, द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन इट्स रेडियस इज। ओके, तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है -p डेल्टा वी बाई वी। अब हमसे क्या पूछा? फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस। उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वॉल्यूम फाइंड कर लेते। क्या होगा? p बाई बी। ठीक है, अब माइनस डेल्टा वी बाई वी को हम क्या लिख सकते हैं? -3 डेल्टा आर बाई आर, जहाँ पे आर इसका रेडियस है, इक्वल टू p बाई बी। तो माइनस डेल्टा आर बाई आर विल बी इक्वल टू p बाई 3b। तो फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस जो है वो कितना हो जाएगा? p बाई 3b। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। आगे ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं। When an elastic material with Young's modulus y is subjected to a stretching stress S, elastic energy stored per unit volume of the material is। तो इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ओके, तो ये हो गया हाफ इंटू, अब स्ट्रेस दे रखा है एस, और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो गया? स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेस बाय वॉल्यूम, सॉरी स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस। ओके, तो ये हमारे पास आ गया हाफ एस स्क्वायर बाय वाई। तो ये हो गया ऑप्शन सी। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चंस थे कुछ फ्रॉम द चैप्टर इलास्टिसिटी, जो कि नीट में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। इसी तरह से जो वीडियोस हैं आप उनमें से क्वेश्चंस देख के प्रैक्टिस करते रहिए। जहाँ पर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए। ओके, टिल देन ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बाय।